अध्याय 41 संप्रदाय का निमंत्रण। पृथ्वी का हृदय मंडप अपने पड़ोसी दुकानों की तुलना में छोटा था, लेकिन उसमें एक अलग ही गरिमा थी। चमकीले प्रदर्शन की बजाय इसकी खिड़कियों में साधारण मचानों पर अलग अलग नमूने रखे थे, जिन्हें विशेष रूप से रोशनी में इस तरह सजाया गया था कि उनकी विशिष्ट खूबियां स्पष्ट हो सकें। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक धीमी घंटी बजी। अंदर का वातावरण ठंडा और हल्का अंधकार में था, जहां दीवारों पर सावधानीपूर्वक लेबल लगे पत्थरों के संग्रह रखे थे। हर पत्थर अपने आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा के तकिए पर स्थिरता से तैर रहा था। युवा स्वामी वेई, एक बुजुर्ग व्यक्ति, पिछले कमरे से बाहर आए। उनकी आंखें उनकी उम्र के बावजूद चमक रही थीं। बहुत समय हो गया। मास्टर ताओ, वेई लिन ने झुककर अभिवादन किया। आप कुशल तो हैं? ठीक हूं, ठीक हूं। बूढ़े व्यक्ति की नजरें हमारे समूह पर गईं। थोड़ी देर के लिए लियू चेन के पुराने वस्त्रों पर रुकीं, फिर वेई लिन की ओर लौट आईं। आज मेरे विनम्र दुकान में आने का कारण क्या है? हम कुछ उत्तम गुणवत्ता के आत्मिक पत्थर ढूंढ रहे हैं, वेई लिन ने उत्तर दिया। विशेष रूप से एक युवा पत्थर संरक्षक के उपभोग के लिए उपयुक्त। मास्टर ताओ की भौहें हल्की सी उठीं। पत्थर संरक्षक? रोचक। ये इस क्षेत्र में बहुत दुर्लभ हैं। उनकी पैनी नजरें लियू चेन पर टिकीं। क्या यह वही युवक है जिसके बारे में मैंने सुना है? वह चतुर लड़का जिसका एक पत्थर साथी है और जो, कहें तो, अनधिकृत सड़क कर इकट्ठा कर रहा था। लियू चेन ने असहजता से पैर घुमाए, लेकिन सम्मानपूर्वक झुक गया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। हाँ, माननीय वरिष्ठ। उसका नाम रॉकी है। रॉकी? मास्टर ताओ के होठों पर हल्की मुस्कान आई। एक अनोखा नाम। और अब तक रॉकी क्या खाता रहा है? बस आम पत्थर, लियू चेन ने धीरे से स्वीकार किया। जो भी हमें मिल जाते थे। समझ गया, समझ गया, मास्टर ताओ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। हम निश्चित रूप से इससे बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें कुछ विकल्प दिखाता हूं। वे पीछे के कमरे में चले गए और कुछ ही पलों में एक ट्रे लेकर लौटे, जिसमें कई अनूठे पत्थर रखे थे। पहला पत्थर कांस्य रंग का था, जिसमें हल्की रोशनी में घूमते हुए पैटर्न उभर रहे थे। रेगिस्तानी तारा पत्थर, मास्टर ताओ ने बताया। यह उन स्थानों में बनता है जहां पृथ्वी और धातु तत्व स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। एक संरक्षक की बाहरी रक्षा विकसित करने के लिए उत्कृष्ट। दूसरा पत्थर शुद्ध सफेद था, जिसमें इंद्रधनुषी चमक के क्षणिक झलकें दिख रही थीं। चंद्र तुषार क्रिस्टल। यह बहुत शुद्ध पृथ्वी तत्व का स्रोत है, जो संरक्षक के कोर को स्थिर करता है और उनकी पत्थर रूप की किसी भी असमानता को दूर करता है। तीसरा पत्थर सबसे अद्वितीय था, गहरा नीला काला, जो अपने चारों ओर की रोशनी को मानो सोख रहा था। और यह है शून्य भार पत्थर। केवल उन स्थानों पर पाया जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक घटनाओं से विकृत हो चुका हो। यह एक संरक्षक को अपने भार और घनत्व पर बेहतर नियंत्रण विकसित करने में मदद करता है। लियू चेन ने उन पत्थरों को लालसा भरी नजरों से देखा, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। ये शायद बहुत महंगे होंगे। मास्टर ताओ ने ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन अगर कीमत चिंता की बात होती, तो युवा स्वामी वेई तुम्हें यहां नहीं लाते। वेई लिन ने आगे बढ़ते हुए अपनी थैली निकाली। हम तीनों लेंगे। पर लियू चेन ने हल्का विरोध किया। इसे एक निवेश समझो, वेई लिन ने मुस्कुराकर कहा। आखिर उभरती हुई प्रतिभाओं की मदद करना एक अच्छा सौदा है ना कि यिन? मैंने मुस्कुरा दिया। वेई लिन में अपनी उदारता को स्वार्थ जैसा दिखाने की खासियत थी। इसके बाद वेई लिन और मास्टर ताओ के बीच एक तीव्र सौदेबाजी शुरू हुई, जिसमें दोनों ने बाजार की स्थिति, हाल के आत्मिक खनिज खोजों और परिवहन लागतों का हवाला देते हुए अपनी दलीलें दी। आखिरकार सौदा 300 आत्मिक पत्थरों में तय हुआ। यह भी कम कीमत थी, लेकिन फिर भी लियू चेन के लिए यह संख्या भारी लग रही थी। मास्टर ताओ ने पत्थरों को विशेष सुरक्षात्मक रेशमी कपड़े में लपेटा। इन्हें एक एक करके रॉकी को खिलाना, उन्होंने समझाया। एक साथ ज्यादा देने से उसे पाचन समस्या हो सकती है। लियू चेन ने वह पैकेज ऐसे पकड़ा,
जैसे वह सोने से बना हो। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, और मास्टर ताओ और वेई लिन दोनों को गहरी श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। जब हम दुकान से बाहर निकले तो लियू चेन खुशी से उछलते कूदते चल रहा था। उसकी निगाहें बार बार पैकेज और नगर द्वारों के बीच घूम रही थीं, मानो वह जल्द से जल्द रॉकी को यह सौगात देना चाहता हो। लियू चेन, मैंने कहा, एक निर्णय लेते हुए, जब तुम रॉकी को खिला दोगे तो क्या तुम हमारे साथ अज्योर पीक संप्रदाय में चलना चाहोगे? लड़का बीच रास्ते में रुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं? किसी अमर संप्रदाय में? क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे पास पहले से ही एक शक्तिशाली आत्मिक साथी है। अधिकांश शिष्य इससे भी कम साधनों के साथ शुरू करते हैं। लेकिन लियू चेन ने अपने पुराने कपड़ों की ओर देखा। मैं इसके लायक नहीं हूं। लिन मेई आगे आई और उसके बालों को हल्के से सहलाया। ऐसा मत कहो। कभी मत कहो। वह सही कह रही है, मैंने जोड़ा। और भले ही हमने तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमता का परीक्षण नहीं किया हो, लेकिन यह तथ्य कि तुमने रॉकी के साथ आत्मा बंधन बनाया, खुद में एक प्रतिभा का संकेत है। मैंने यात्रा के दौरान उसे ध्यान से देखा था। जिस सहजता से वह चलता था, जिस तरह से वह सहज रूप से एक पेड़ से कूदा, यह सब उसकी क्षमता को दर्शा रहा था। और अगर रॉकी मजबूत होता गया, मैंने आगे कहा, तो तुम्हें भी उसके साथ विकसित होना होगा। आत्मा बंधन दोनों दिशाओं में काम करता है, जितना वह बढ़ेगा उतना ही तुम्हें भी बढ़ना होगा। लियू चेन के चेहरे पर संघर्ष का भाव आया, लेकिन अंततः उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आऊं, तो मैं आऊंगा। लिन मेई ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए सही कपड़े लेने होंगे। आखिर संप्रदाय के सबसे नए शिष्य को फटे पुराने कपड़ों में नहीं आना चाहिए। लियू चेन ने झुकी नजरों के साथ मुस्कुराया और हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद सब कुछ के लिए। मैं और रॉकी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अध्याय 42, वेई कबीला। वेई परिवार की संपत्ति वैसी ही थी जैसी मैंने एक समृद्ध व्यापारी कबीले से उम्मीद की थी, भव्य लेकिन दिखावटी नहीं, व्यावहारिक ऐश्वर्य जो अच्छे स्वाद के साथ संतुलित था। मुख्य प्रांगण में एक सादा फव्वारा था, जिसके चारों ओर सावधानीपूर्वक उगाए गए आत्मिक जड़ी बूटियां थीं, शायद विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों के नमूने। वेई लिन हमें गलियारों से ले गया, जिनकी दीवारों पर परिदृश्य चित्र और सूक्ष्म अलमारियों में प्रदर्शन पर रखी गई साधना की कलाकृतियां सजी थीं। संदेश स्पष्ट था, हम इतने अमीर हैं कि ये चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन इतने सुसंस्कृत भी कि इनका दिखावा न करें। हमने परिवार को एक निजी भोजन कक्ष में पाया, जहां नौकर विशाल गोल मेज पर अंतिम व्यंजन परोस रहे थे। वेई लिन के पिता, वेई ये, हमारा स्वागत करने के लिए उठे। वह लंबे और गरिमामयी व्यक्ति थे, जिनकी तीखी विशेषताएं वेई लिन से मिलती जुलती थीं। हालांकि वह एक साधारण मनुष्य थे, फिर भी उनकी चालढाल में वह सहजता थी जो यह दर्शाती थी कि उन्होंने नियमित रूप से आयुवर्धक औषधियां और ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृतों का सेवन किया होगा। स्वागत है। वेई ये मुस्कुराए। तो ये वे संगी हैं जिनके बारे में हमने वेई लिन से इतना सुना है? उनके बगल में वेई लिन की मां, वेई तिंग खड़ी थी। वह अत्यंत सुंदर थीं, उनकी लंबी काली बालों वाली छवि और आंखों के कोनों पर झलकती कोमल झुर्रियां उनकी दयालुता को दर्शाती थीं। लिनएर ने हमें अपने पत्रों में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। उनके पास खड़ा एक युवक, जो स्पष्ट रूप से वेई लिन का बड़ा भाई वेई गुआंग था, हमें सावधानीपूर्वक आंक रहा था। वह अपने पिता की तरह लंबा और मां की कोमल विशेषताओं वाला था, लेकिन उसकी आंखों में एक तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता थी, जो वेई लिन की ही तरह लग रही थी। यह मेरा परिवार है, वेई लिन ने उनकी ओर इशारा किया। पिता, माता, भाई, ये मेरे दोस्त हैं, जो अज्योर पीक संप्रदाय से हैं। फिर उन्होंने हमें परिचय देना शुरू किया। यह भाई के यिन हैं, यह बहन लिन मेई हैं, और वह क्षण भर रुके, हमारा नया सदस्य, लियू चेन। वेई ये की भौहें लियू चेन के जर्जर रूप को देखकर थोड़ी ऊंची उठीं, लेकिन वेई तिंग ने तुरंत बात संभाल ली। तुम लोग यात्रा के बाद भूखे होंगे। आओ, बैठो, बैठो। और खाने की मेज पर व्यापार की कोई चर्चा नहीं, यह मैं जरूर कहूंगी।
पारिवारिक भोजन और छिपे हुए सवाल। हम सभी मेज के चारों ओर बैठ गए। वी लिन ने खुद को सावधानीपूर्वक लिन मेई और अपने पिता के बीच बैठा लिया। मैं लियू चेन और वेई गुआंग के बीच था, जबकि वेई तिंग लियू चेन के पास बैठी थी और पहले से ही यह सुनिश्चित कर रही थी कि उसकी कटोरी भरपूर भरी हो। भोजन अद्भुत था, दुर्लभ आत्मिक व्यंजन और घरेलू आरामदायक भोजन का संतुलन। फीनिक्स टेल मछली लो, वेई तिंग ने आग्रह किया, अपने चॉपस्टिक से एक टुकड़ा लियू चेन की कटोरी में रखते हुए। यह लिन एर की पसंदीदा है। इसमें आत्मिक जड़ी बूटियां डाली जाती हैं जो साधना के लिए लाभकारी होती हैं। मैंने देखा कि वे ये लियू चेन को परखने वाली नजरों से देख रहे थे। तो, लियू चेन, उन्होंने सहज स्वर में कहा, मुझे समझाया गया कि तुम्हारे पास एक दिलचस्प साथी है? एक स्टोन गार्जियन, सही? लियू चेन तनिक असहज हुआ लेकिन सिर हिलाया। हाँ, सर। उसका नाम रॉकी है। रॉकी? वी गुआंग ने हंसी दबाते हुए दोहराया। यह बहुत वर्णनात्मक है। यह नाम उस पर पूरी तरह से फिट बैठता है, लियू चेन ने दृढ़ता से कहा। मुझे विश्वास है, वी ये मुस्कुराए। जानते हो, स्टोन गार्जियन बहुत मूल्यवान होते हैं। सही खरीदार इसे खरीदने के लिए भारी रकम चुका सकता है। 1000 आत्मिक पत्थर का सौदा कैसा रहेगा? लियू चेन की आंखें इतनी बड़ी रकम सुनकर चौड़ी हो गईं, लेकिन उसका जबड़ा जिद्दीपन से कस गया। रॉकी बिकाऊ नहीं है। वह मेरा मित्र है। 2000? वी ये ने और अधिक दबाव डाला। यह रकम तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती होगी। तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते हो, साधना के संसाधन खरीद सकते हो। पिता, वी लिन ने हस्तक्षेप किया। लियू चेन और रॉकी अज्योर पीक संप्रदाय से जुड़ रहे हैं। वे व्यापारिक अवसरों की तलाश में नहीं हैं। वी ये ने हल्के से हाथ उठाए, मुझे माफ करना, बस एक व्यापारी की आदत, हमेशा अच्छे निवेश की तलाश में। लेकिन संप्रदाय की बात करते हुए, उन्होंने मेरी ओर देखा, युवा मास्टर की यिन, संप्रदाय में तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? मैंने फीनिक्स टेल मछली का निवाला निगलकर उत्तर दिया। काफी रोचक। वरिष्ठ बहन लियू का प्रशिक्षण कठिन है, लेकिन उनकी पुस्तकालय सुविधा असाधारण है। वे ये ने सिर हिलाया। और तुम्हारा परिवार? क्या वे किसी विशेष उद्योग से जुड़े हैं? मेरे पिता फ्लोटिंग रीड गांव में दर्जी हैं, मैंने सीधे जवाब दिया। तो साधना वस्त्र बनाते होंगे? विशेष सामग्री? नहीं, मैंने कहा। साधारण ग्रामीणों के लिए कपड़े। वी ये की मुस्कान क्षण भर के लिए हल्की पड़ी, लेकिन वह जल्दी से सहज हो गए। फिर उन्होंने लिन मी की ओर रुख किया। भोजन का अंत और पारिवारिक विचार। भोजन आगे बढ़ा, लेकिन मुझे वी ये की नज़रों से ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें हमारी पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत और खारिज कर रहे हों। दूसरी ओर, वी गुआंग को जैसे इस सब में मजा आ रहा था। तो, भाई की यिन, उन्होंने धीरे से कहा, मेरा छोटा भाई सच में इतने विविध प्रकार के दोस्तों के साथ कैसे आ गया? बस संयोग से, मैंने ईमानदारी से कहा। हमने बस साथ में अच्छा काम किया। वी गुआंग हल्के से मुस्कुराए। जब लिनेर संप्रदाय में गया, तो पिता को यकीन था कि वह प्रतिष्ठित परिवारों से संबंध बनाएगा। लेकिन उसकी चिट्ठियों में सिर्फ जड़ी बूटी के बगीचों और तुम लोगों के बारे में कहानियां होती थीं। मैंने वेई लिन और लिन मेई को आपस में मुस्कुराते देखा। पिता को लगता है कि यह सब एक व्यावसायिक सौदा होना चाहिए, वी गुआंग ने धीरे से कहा। लेकिन कभी कभी वह भूल जाते हैं कि हर चीज को व्यापार नहीं बनाया जा सकता। रात का भोजन समाप्त हुआ, लेकिन मुझे पता था, अब असली बातचीत शुरू होने वाली थी। अध्याय 43, चुनौती। पिता, मैं वायुसार को भुनाना चाहता हूं। रात्रि भोज के बाद की आरामदायक स्थिति थोड़ी बदल गई। वी ये ने अपने चाय के घूंट को रोक दिया, उनकी आंखें तीक्ष्ण थीं, भले ही उनकी मुद्रा सहज थी। ओह! और क्यों? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वी लिन ने अपने पिता की आंखों में स्थिरता से देखा। मेरे पास पर्याप्त योगदान अंक हैं। मैंने पलक झपकाई, अचानक समझ आया कि वी परिवार कैसे काम करता है। उनके पास एक आंतरिक अंक प्रणाली थी,
जैसे किसी संप्रदाय या व्यवसाय में, जहां परिवार के सदस्य कार्यों को पूरा करके अंक अर्जित करते और उन्हें संसाधनों के बदले भुना सकते थे। यह एक परिवार के लिए असामान्य रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण था, लेकिन वे व्यापारी थे। शायद इसने युवा पीढ़ी में आत्मनिर्भरता और व्यावसायिक कुशलता विकसित करने में मदद की होगी। फिर भी मुझे हल्की अपराधबोध हुई यह जानकर कि वे लिन मेरे लिए अपने कठिनाई से अर्जित अंकों को खर्च कर रहा था। वे ये के होठों पर एक जानकार मुस्कान आई। अंक भले ही तुम्हारे हों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे उन दोनों में से किसी एक को देने की योजना बना रहे हो। उनकी नज़र लिन मेई और मुझ पर ठहरी। लियू चेन ने चौड़ी आंखों से यह आदान प्रदान देखा, अपने रॉकी के लिए बचाए हुए आत्मा पत्थरों के पैकेट को पकड़े हुए। वी टिंग ने मेज की सजावट में लगे अपने हाथों को रोका, जबकि वी गुआंग ने अपनी कुर्सी पर झुके हुए गहरी रुचि के साथ यह सब देखा। मैं इसके साथ क्या करता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वी लिन के स्वर में एक चुनौती की झलक थी। वी ये ने एक गहरी सांस ली और अपनी चाय का प्याला रख दिया। बेटा, क्या तुमने वह सब कुछ भूल दिया जो मैंने तुम्हें सिखाया है? इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यह मुफ्त नहीं है, वेई लिन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कि यिन और मेरे बीच पहले से ही एक समझौता है। वेई ये का हंसना तीक्ष्ण और अर्थपूर्ण था। ओह! और तुम्हें जानकर, जो भी तुम इसके बदले में पा रहे हो, वह इसे लगभग मुफ्त ही बना देगा। फिर उनकी नज़र मुझ पर गई। तो यह तुम्हारे लिए है। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया और उनकी आंखों में देखा। हाँ, महोदय। मुझे अपनी साधना के लिए इसकी आवश्यकता है। और मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा कि वेई लिन का निवेश उचित रूप से चुकाया जाए। ओह! वेई ये थोड़ा आगे झुके। और कौन सी साधना विधि को क्यों कंडेंसेशन स्तर पर तत्वीय सार की आवश्यकता होती है? वर्ल्ड ट्री सूत्र। कमरा एकदम शांत हो गया। वे ये की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वे जोर से हंसने लगे, एक सच्ची, प्रसन्न हंसी, जिसने शायद वेई लिन को भी चौंका दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा था, लड़के। तुम वास्तव में मेरी शिक्षाओं को दिल से ले रहे हो। पति, वेई टिंग ने बीच में कहा, शायद इस व्यापारिक चर्चा को। नहीं, नहीं, यह एकदम सही समय है। वेई ये ने मुझे नए सिरे से रुचि से देखा, उनकी दृष्टि तीक्ष्ण और परखने वाली थी। एक क्षण बाद उन्होंने अपने आप में सिर हिलाया। बहुत अच्छा। लेकिन मैं तुम्हारे योगदान अंक नहीं लूंगा, लिनर। अगर यह लड़का वायु सार चाहता है, तो उसे इसे स्वयं अर्जित करना होगा। वे ये ने जरा ऊंची आवाज में कहा, चिनवू। एक युवा व्यक्ति भोजन कक्ष में दाखिल हुआ। उसने साधारण लेकिन उत्तम वस्त्र पहने थे, और उसकी क्यू ऊर्जा नियंत्रित थी, क्यू कंडेंसेशन की 5वीं अवस्था में एक साधक। निस्संदेह, वेई परिवार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ। यदि तुम चेनवू को युद्ध में हरा सकते हो, वेई ये ने घोषणा की, तो वायुसार तुम्हारा होगा। पिता, वेई लिन विरोध करने लगे, लेकिन वेई ये ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। ओह माय, लिन मेई ने धीरे से फुसफुसाया। लियू चेन अपनी सीट पर उत्साह से उछल पड़े, उनकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। मैंने चुनौती पर विचार करते हुए भौहें सिकोड़ी। तीसरी अवस्था के शिखर पर होने के बावजूद 5वीं अवस्था के व्यक्ति से लड़ना कठिन होगा। यह रॉकी से लड़ने जैसा नहीं था। चेनवू की क्यू ऊर्जा का नियंत्रण उचित प्रशिक्षण और युद्ध के अनुभव को दर्शाता था। वेई परिवार किसी साधारण व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता। वेई ये की मुस्कान गहरी हो गई जब उन्होंने मेरी अभिव्यक्ति को पढ़ा। आह, मैं देख सकता हूं कि तुम कठिनाई को समझते हो। लेकिन उन्होंने सिर थोड़ा झुकाया, तुम चौथी अवस्था की सीमा के करीब हो, है ना? मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। उसके बाद, यदि तुम वायुसार चाहते हो, तो तुम्हें जीतना होगा। मेरी आंखें उनके सहज मूल्यांकन पर चौड़ी हो गईं। एज्योर, मैंने जल्दी से सोचा, क्या तुम बता सकते हो कि वह गुप्त रूप से साधक है? मुझे उनमें कोई क्यू ऊर्जा नहीं दिख रही, एज्योर ने विचारपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि, कई संभावनाएं हैं। उनके पास कोई खजाना हो सकता है जो उनकी साधना को छुपा सकता है, या ऐसा जो उन्हें दूसरों की साधना स्तर को देखने की अनुमति देता हो। उनके पद और संसाधनों को देखते हुए, उनके पास यह ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं।
मैंने वेई ये को औपचारिक रूप से झुककर प्रणाम किया। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बहुत बढ़िया, वेई ये ने ताली बजाई। चिन, वो 3 दिन बाद हमारे निजी प्रशिक्षण मैदान में तुम्हारा इंतजार करेगा। कोशिश करना कि मुकाबले के दौरान कुछ बहुत महंगा न तोड़ो। रात में अपने ध्यान कक्ष में मैं क्रॉसलेग्ड बैठा और अपने चारों ओर बनावटों की कोमल ऊर्जा को महसूस किया। मुझे केवल 3 दिन थे क्यू कंडेंसेशन की चौथी अवस्था तक पहुंचने के लिए। कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण नहीं, कोई अन्य तैयारी नहीं, बस शुद्ध साधना। एज्योर, मैंने ध्यान में बैठते हुए सोचा, चलो इन 3 दिनों को पूरी तरह से उपयोग में लाते हैं। जी, स्वामी। अध्याय 44, सफलता। मैं अपने अतिथि कक्ष के निजी आंगन में ध्यान मुद्रा में बैठा, वी परिवार की संरचनाओं द्वारा प्राकृतिक की प्रवाह को बढ़ाए जाने की सराहना कर रहा था। रात की हवा ठंडी और ताज़ा थी, जिसमें पास के उद्यानों से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध घुली हुई थी। साधना के लिए आदर्श वातावरण। यहाँ की संरचनाएं काफी परिष्कृत हैं, अज्योर ने मेरे मन में टिप्पणी की। ये चारों ओर की को एकत्रित और शुद्ध करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिससे इसे अवशोषित करना आसान हो जाता है। मैंने मानसिक रूप से सिर हिलाया, पहले से ही इस अंतर को महसूस कर रहा था। जब से मैंने वर्ल्ड ट्री सूत्र को अपनाया था, मुझे एहसास हुआ कि हरी भरी जगहों पर साधना करना बहुत आसान होता है। वी परिवार के बगीचे में मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों ने इस प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा दिया था। जैसे जैसे मैं ध्यान की गहराई में गया, मैं महसूस कर सकता था कि आसपास के पौधे मेरी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पतली लताएं धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगीं, जबकि पास की झाड़ियों की पत्तियां मेरी ओर मुड़ गईं, मानो सूरज की ओर खिंची चली जा रही हों। वर्ल्ड ट्री सूत्र का प्रभाव दिन ब दिन मजबूत हो रहा था, जिससे स्थानीय वनस्पतियां मेरी की के प्रति अधिक संवेदनशील होती जा रही थीं। रोचक, अज्योर ने कहा। ऐसा लगता है कि पौधे जेनेसिस सीड की उपस्थिति को पहचान रहे हैं। वे अपने आप तुम्हारे चारों ओर एक प्राकृतिक संरचना पैटर्न बना रहे हैं। वह सही था। बेलें और शाखाएं धीरे धीरे ऐसे घुमावदार आकार में व्यवस्थित हो रही थीं, जो मेरी साधना प्रक्रिया से मिलती जुलती थी। मैंने इस प्रवाह को नहीं रोका, बल्कि इसे अपने चारों ओर सहज रूप से लिपटने दिया। उनकी कोमल उपस्थिति ने वास्तव में वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करने में सहायता की, जिससे शुद्ध की को अवशोषित करना और आसान हो गया। मैंने अपना ध्यान भीतर केंद्रित किया, जहां जेनेसिस सीड मेरे आंतरिक संसार में स्थिर रूप से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ यह शुद्ध की को अवशोषित कर उसे शुद्ध आध्यात्मिक सार में बदल रहा था, वही शक्ति जो मुझे अपने अगले चरण में प्रवेश करने के लिए चाहिए थी। तुम्हारा आंतरिक संसार तुम्हारी पिछली सफलता के बाद काफी विस्तृत हो चुका है, अज्योर ने कहा। इस अतिरिक्त स्थान का उपयोग करने पर विचार करो। उसकी सलाह मानते हुए मैंने अपने अंदर संचित जल तत्व को छोड़ना शुरू किया। एक स्थिर धारा की तरह वह जेनेसिस सीड की ओर बहने लगी, जिसे यह ऊर्जा मानो बड़ी भूख से निगल रहा था। बाहरी की ओर संचित तत्वों का यह मेल एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न कर रहा था, जिससे बीच की धड़कन और तेज हो गई। घंटों तक मैं इसी लय को बनाए रखता रहा। पौधे मेरे चारों ओर धीरे धीरे सघन होते गए, यहां तक कि अब यदि कोई राहगीर देखता तो उसे लगता कि मैं बगीचे का ही एक हिस्सा बन चुका हूं। उनकी उपस्थिति ने मेरे भीतर बढ़ रहे आध्यात्मिक दबाव को स्थिर करने में सहायता की। स्वामी, अज्योर की आवाज में चेतावनी थी, सफलता की प्रक्रिया शुरू हो रही है। खुद को तैयार करो। मैंने भी इसे महसूस किया, वह जानी पहचानी दहलीज जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगती है। जेनेसिस सीड अब तीव्र गति से धड़क रहा था और मेरी आंतरिक दुनिया में हलचल पैदा कर रहा था। यह हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण चरण होता था, परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सावधानी से संभालना ताकि संतुलन बना रहे। दबाव तीव्र गति से बढ़ रहा था, पहले की तुलना में कहीं अधिक। जेनेसिस सीड के साथ साथ मेरी आध्यात्मिक नाड़ियां भी विकसित हो रही थीं, उसकी जड़ें और गहरी जाती जा रही थीं और शीर्ष और ऊंचा उठ रहा था। अद्भुत, अज्योर ने टिप्पणी की। वर्ल्ड ट्री सूत्र का प्राकृतिक दृष्टिकोण इस प्रक्रिया को सुचारू बना देता है, भले ही यह अधिक तीव्र हो। वह सही था, दबाव के बावजूद अन्य विधियों की तरह उग्र ऊर्जा उछाले नहीं मार रही थी।
जेनेसिस सीड इसे एक फिल्टर की तरह नियंत्रित कर रहा था, शक्ति को नियंत्रित मात्रा में प्रसारित कर रहा था। फिर भी मुझे अपने माथे पर पसीना महसूस हुआ क्योंकि मैं इस विशाल शक्ति को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अंतिम धक्का अप्रत्याशित रूप से आया। जेनेसिस सीड एक अंतिम बार धड़का और सब कुछ संतुलित हो गया। मेरी आंतरिक दुनिया अचानक फैल गई, लगभग दोगुनी हो गई और नई आध्यात्मिक नाड़ियां आकार लेने लगीं। सफलता प्राप्त। वर्तमान स्थिति। साधना स्तर की संवहन QI कंडेंसेशन स्तर 4। आंतरिक संसार का आकार 125 घन मीटर। आत्मा सार 800/800। आध्यात्मिक सार 700/700। शारीरिक सार 700/700। जेनेसिस सीड की वृद्धि विशेष रूप से प्रभावशाली है, अज्योर ने कहा। यह अब लगभग दोगुने आकार का हो चुका है और इसकी उत्पादित ऊर्जा की गुणवत्ता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है। मैंने अपने नए कौशल का मूल्यांकन किया। ये आंकड़े साधारण चौथे स्तर के मुकाबले काफी ऊंचे हैं, है ना? बिल्कुल, अज्योर ने पुष्टि की। तुम पहले से ही इस स्तर के चरम पर हो। स्वर्गीय स्तर, हेवन रैंक, की विधि को अपनाने के अपने लाभ हैं। लेकिन यह अब भी पर्याप्त नहीं है ना? मैंने धीमी आवाज में पूछा। किसी 5वें स्तर के व्यक्ति को हराने के लिए? जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं, उनके बीच की खाई और भी गहरी हो जाती है, अज्योर ने कहा। भले ही तुम्हारे आंकड़े इस स्तर के लिए असाधारण हों, पर चेन वू अभी भी कच्ची शक्ति और परिष्कृत की नियंत्रण में तुमसे आगे रहेगा। तभी मैंने फिर से उस अजीब खिंचाव को महसूस किया, वही भावना जो मुझे पिछले 2 बार 2 सूर्य, 2 सन्स, की दुनिया में खींच ले गई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक विकल्प था। मैं इस खिंचाव का विरोध कर सकता था, इस दुनिया में बना रह सकता था। अज्योर, मैंने सोचा, हम सही थे, अब मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। हाँ, उसने उत्तर दिया। लेकिन क्या तुम यहां रुकना चाहते हो? मैंने गहराई से विचार किया। द्वंद्व युद्ध में केवल 3 दिन बचे थे और मैंने अभी अभी एक बड़ी सफलता हासिल की थी। सामान्य बुद्धि कहती थी कि मुझे अपने स्तर को स्थिर करने और युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पारंपरिक ज्ञान ने मुझे यहां तक नहीं पहुंचाया था। वहां समय अलग तरह से चलता है, मैंने अंततः कहा। हम वहां कई दिनों या हफ्तों तक रह सकते हैं और यहां मुश्किल से कुछ ही समय बीतेगा। यह लड़ाई से पहले और मजबूत होने का सबसे अच्छा अवसर है। बहुत अच्छा, अज्योर ने कहा। मैंने खुद को इस प्रवाह में समर्पित कर दिया। आखिरी चीज जो मैंने महसूस की, वह थी बेलों का मेरे शरीर को और अधिक सुरक्षित रूप से ढकना, जैसे कोई मां अपने बच्चे को कंबल में लपेट रही हो। फिर सब कुछ काला हो गया और मेरी चेतना एक बार फिर उस अपरिचित शून्य में बहने लगी। दूर कहीं 2 सूर्य मेरा इंतजार कर रहे थे। अध्याय 45, आकाशीय बलिदान। जुड़वा सूर्य आसमान में प्रचंड रूप से चमक रहे थे जब मेरा चेतन इस परिचित फिर भी अजनबी शरीर में समा गया। इस बार कोई उलझन नहीं थी, कोई भ्रम का क्षण नहीं था। मैं तुरंत हरकत में आया क्योंकि मुझे याद था कि एक तीर मेरी ओर आ रहा था। मेरा शरीर अपने आप एक तरफ मुड़ गया, इससे पहले कि माया मुझे पकड़ भी पाती। क्या डर ने तुम्हारी बुद्धि पर असर डाल दिया है? तो माया के शब्द अधूरे रह गए जब उसने मुझे घूर कर देखा। उसका हाथ अब भी वहीं रुका था जहां से वह मुझे बचाने के लिए खींचने वाली थी। तुमने ये कैसे? वह तीर लकड़ी के खंभे में कांप रहा था, ठीक वहीं जहां एक क्षण पहले मेरा सिर था। मुझे अब भी उसकी तेज हवा अपने गाल पर महसूस हो रही थी। माया, मैंने धीमे स्वर में कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। वह स्मृति अब भी ताज़ा थी, वह दर्द अब भी कच्चा था, बर्फ से ढके पत्थरों के नीचे उसके दब जाने की भयानक याद। मुझे बहुत खेद है, टोमस। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या तुम? हमलावर, हेनरिक की जानी पहचानी आवाज हवा में गूंज उठी। वे पूर्वी द्वार तोड़ रहे हैं। मैंने उसे हमारी ओर बढ़ते हुए देखा, उसके चेहरे पर वही दृढ़ संकल्प था। कुछ ही घंटों में वह स्काईबाउंड पर कुल्हाड़ी से हमला करेगा और दूसरों को भागने का समय देने के लिए अपना बलिदान देगा। हर बार यही होता है। माया ने मेरे हाथ में जंग लगी तलवार थमाई,
वही अभिशप्त तलवार। लो, कोशिश करना कि खुद को ही घायल न कर लो। मैंने तलवार सहजता से पकड़ ली। 2 पूर्व के चक्रों की यादें मेरी मांसपेशियों में समा चुकी थी। माया, मैं। शब्द मेरे गले में अटक गए। किसी ऐसे व्यक्ति से आखिरी बार विदाई कैसे कहें, जिसे 2 बार मरते देखा हो और जो तुम्हारी यादें नहीं रखता? 7वां दल दक्षिणी दीवार से घेराबंदी करेगा, मैंने अंततः कहा। अब यह चेतावनी मेरे लिए स्वाभाविक हो गई थी। लोगों को वहां भेजो इससे पहले कि। तुम्हें यह कैसे पता? उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। टॉमस, आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैंने नजरें फेर ली। मुझे खेद है, मैंने फिर कहा और गांव की बाहरी सीमा की ओर दौड़ पड़ा। टॉमस, माया की आवाज मेरे पीछे गूंज उठी। तुम कहा? उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि हमलावरों की पहली लहर बैरिकेड पर आ गिरी, जिससे उसकी पूरी तवज्जो बचाव में लग गई। स्वामी, अज्योर की आवाज में चिंता का हल्का सुर था। क्या आप निश्चित हैं? नहीं, मैंने स्वीकार किया, एक गिरे हुए गाड़ी के ऊपर से कूदते हुए। लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सकते, अज्योर। अभी नहीं। हमें और ताकत की जरूरत है। यह शब्द मेरे मुंह में कड़वे लगे, लेकिन यह सच था। हमने 2 बार कोशिश की और हम केवल थोड़ी देर के लिए अंत को टाल सके। आपकी तर्कना सही है, उसने सहमति जताई। हालांकि मैं आपके महत्वपूर्ण संकेतों में तीव्र भावनात्मक तनाव देख सकता हूं। मैंने कड़वाहट से हंसते हुए एक संकरी गली में प्रवेश किया। भावनात्मक तनाव? मैं उन लोगों को मरने के लिए छोड़ रहा हूं, जिन्हें मैं जानता हूं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैंने एक कोने पर रुककर हमलावरों की जांच की। भले ही यह समय चक्र ही क्यों न हो, और वे अगली बार ठीक हो जाएंगे। यह गलत लगता है। क्या तुम स्काईबाउंड को महसूस कर सकते हो? मैंने पूछा, खुद को व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित करने की कोशिश करते हुए। कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक हस्ताक्षर नहीं मिले, अज्योर ने रिपोर्ट दी। हालांकि इसकी उपस्थिति छिपाने की इसकी क्षमता को देखते हुए। सही, मैंने गति बढ़ाई, जंगल की ओर भागते हुए। हमें बस यही उम्मीद करनी होगी कि हम इसके आने से पहले यहां से निकल जाए। पिछली बार यह सूरजस्पर्शियों के रूपांतरण के तुरंत बाद आया था। आखिरकार मैं आखिरी इमारतों से आगे निकल आया। मेरी टांगें थरथरा रही थीं, यह नश्वर शरीर दौड़ने के लिए नहीं बना था। पसीने से भीगे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए। जंगल की दूरी अब भी असहनीय लग रही थी। 100 गज, 70, 50, 30, 10। मैं कर पाया, मैंने हांफते हुए कहा, जंगल की सीमा पर पहुंचकर। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यह फट जाएगा। लेकिन किसी तरह मैं बच निकला था। मैंने गांव की ओर देखा, अपराधबोध और व्यावहारिकता के बीच मन में संघर्ष चल रहा था। मैं वापस आऊंगा, मैंने दूर लड़ते लोगों की ओर देखते हुए फुसफुसाया। मैं तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढूंगा, स्थायी रूप से। लेकिन पहले मुझे और शक्तिशाली बनना होगा। स्वामी, अज्योर की चेतावनी ने मुझे ठिठका दिया। मेरा दिल थमसा गया। स्काईबाउंड मेरे सामने तैर रहा था, इसके बर्फीले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, जो मुझे महसूस भी नहीं हो रही थी। वही जमी हुई ठंड इसके आसपास के वातावरण को क्रिस्टल में बदल रही थी। तुम डरते हो? उसने मुझ पर अपनी जलती हुई आंखों से नजर गड़ाई। मैंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी एक बर्फीले वस्त्र पहने तैरती हुई आकृति को देखकर क्यों नहीं डरेगा? स्काईबाउंड ने सिर हिलाया। तुम दिखावा छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें तभी से महसूस कर रहा हूं जब से मैं यहां आया। मेरी सोच तेजी से दौड़ने लगी। क्या इसे भी समय चक्रों की याद थी? क्या यह मुझे पहले से पहचानता था? यह प्रभावशाली है कि तुम अकादमी से बच निकले, उसने कहा। मैं उत्सुक हूं, तुम्हारे गुरु कौन हैं? मेरी उलझन और बढ़ गई। फिर समझ आया, यह मेरे अंदर की लाल सूर्यकोर को महसूस कर सकता था और सोच रहा था कि मैं किसी अकादमी का शिष्य हूं। स्काईबाउंड ने मुझे ध्यान से देखा, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, रोचक। तुम सच कह रहे हो। यह मेरे और करीब आ गया।
यह सही रहेगा। अकादमी में योगदान देने के लिए मुझे एक प्राकृतिक जागृत की जरूरत थी। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगा। हम गांव को बचाएंगे, उसने कहा। क्या? मैं चौंक गया। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, उसने दोहराया। मैं अविश्वास में उसे घूरता रहा। वही प्राणी जिसने पिछले चक्रों में गांव का सहार किया था, अब उसे बचाने की बात कर रहा था। यह दयालुता नहीं है, उसने स्पष्ट किया। यह तुम्हारी वजह से है। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही एक चेतावनी गूंज उठी, स्काईबाउंड। गांव के लोग भयभीत होकर भागने लगे। दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, उसने कहा, और मैंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर दिया। लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। अध्याय 46, अलविदा। सूर्य प्रभावित प्राणी गर्जा, आखिरकार मुझे खतरा मानते हुए। यह तेज गति से आगे बढ़ा, इसकी क्रिस्टल जैसी पंजे फैले हुए थे। मैं आखिरी क्षण तक रुका रहा, फिर फैंटम स्ट्राइक सक्रिय किया। मेरी सीमित शक्ति के बावजूद इस तकनीक ने मुझे उसके बचाव को धुएं की तरह भीगने दिया। मेरी मुट्ठी उसकी छाती से टकराई, बढ़ी हुई ताकत से क्रिस्टलीय कवच को चीरते हुए उसके महत्वपूर्ण अंगों को कुचल दिया। राक्षस की दहाड़ अचानक गीली घड़घड़ाहट में बदल गई और वह नीचे गिर पड़ा। बहुत अच्छा, स्काईबाउंड ने सराहना में सिर हिलाया। तुम्हें युद्ध की स्वाभाविक प्रतिभा प्राप्त है। मैं उसकी प्रशंसा का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि तभी क्रोध में भरी एक और दहाड़ गूंजी। एक और सूर्य प्रभावित प्राणी मेरे सामने आ खड़ा हुआ, पहले से भी बड़ा। इसकी चमड़ी पर जटिल लाल चिन्ह चमक रहे थे, यह दर्शाते हुए कि यह लाल सूर्य की शक्ति से अधिक गहराई से जुड़ा था। स्वामी, अज्योर ने चेतावनी दी, इसकी शारीरिक क्षमता दूसरी स्तरीय क्यूई संघनन, क्यूआई कंडेंसेशन, के बराबर है। चेतावनी समय पर मिली। मैं मुश्किल से उस हमले से बच पाया जिसने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया होता। उसके क्रिस्टलीय पंजे मेरे इतने पास से गुजरे कि मैंने हवा में उनका हल्का स्पर्श महसूस किया। यह पहले वाले से अधिक तेज, अधिक शक्तिशाली और अपने साथी की मृत्यु से स्पष्ट रूप से क्रोधित था। 40 सेकंड शेष शक्ति वृद्धि के, अज्योर ने सूचित किया, जब मैं मुश्किल से अपनी पसलियों को कुचलने वाले वार से बच पाया। मैं उसके हमलों के बीच झूलता रहा, लेकिन हर बार उसके पंजे और करीब आते रहे। अचानक एक घातक वार मेरी बाह पर लगा। उसके नुकीले पंजों ने मेरी आस्तीन को चीर डाला और मेरी त्वचा पर गहरी खरोंच छोड़ दी। दर्द तेज और तुरंत महसूस हुआ, यह याद दिलाने के लिए कि लाल कोर की शक्ति के बावजूद मैं अजेय नहीं था। 30 सेकंड शेष, अज्योर ने सूचित किया। मैंने उसके शरीर पर हमला किया, अपनी पूरी शक्ति झोंकते हुए। लेकिन मेरे मुक्के का प्रभाव पत्थर की दीवार से टकराने जैसा लगा। सूर्य प्रभावित प्राणी मुश्किल से डगमगाया, जबकि मेरे हाथ की हड्डियों में दर्द दौड़ गया। भौतिक क्षति नगण्य, अज्योर ने कहा। इसका क्रिस्टलीय कवच पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक विकसित है। उसका एक जबरदस्त प्रहार मेरी पसलियों से टकराया और मुझे दूर उछाल दिया। जमीन से टकराने से पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया। जैसे ही मैं लुढ़का, उसका अगला हमला वहां आ गिरा, जहां मैं एक पल पहले था। 15 सेकंड शेष। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे बढ़त दिला सके। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, पौधे। इस दुनिया में भी वर्ल्ड ट्री सूत्र के कारण मैं उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। बिखरे हुए खरपतवार, घास। और वहां एक लता जो कभी गांव की दीवारों पर फैली थी। सूर्य प्रभावित प्राणी मुझ पर फिर झपटा, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने अपनी चेतना उस बेल से जोड़ी। लाल कोर की शक्ति उसके माध्यम से प्रवाहित हुई, उसे बदलते हुए। धरती से एक गहरी लाल बेल निकली, उसके कांटे क्रिस्टल जैसे चमक रहे थे। यह सीधे सूर्य प्रभावित प्राणी की टांगों से लिपट गई, उसके क्रिस्टलीय शरीर में गहरे कांटे धंस गए। इसका ही वेग इसके खिलाफ हो गया, यह संतुलन खोकर धरती पर गिर पड़ा। अब, अज्योर ने प्रेरित किया। मैंने जमीन से एक टूटी हुई तलवार उठाई, सामान्य लोहे की, किनारियां घिसी हुई। मैंने उसकी खोपड़ी के आधार पर वार किया, जहां उसकी क्रिस्टल प्लेटें सबसे पतली थीं। पूरी ताकत से तलवार उसकी गर्दन में धंस गई। क्रिस्टलीय संरचना चटकने लगी, लाल रोशनी फूट पड़ी।
तलवार का फौलाद उसकी कठोर त्वचा के आगे टिक नहीं सका और टूट गया, लेकिन यह इतना गहरा जा चुका था कि प्राणी अब छटपटा रहा था। धीरे धीरे उसकी क्रिस्टलीय संरचना बिखर गई और उसका शरीर फिर से मानवीय रूप में लौटने लगा। पर उसकी त्वचा पर लाल रंग के कांच जैसी चमक बनी रही। मैंने गहरी सांस ली। लाल कोर की शक्ति खत्म हो चुकी थी और मेरे घाव फिर से जलने लगे। असाधारण, स्काईबाउंड ने सराहना की। अधिकतर प्रथम श्रेणी के योद्धा तत्वों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। तभी यह हवा में उठा। देखो, उसने आदेश दिया। एक सच्चा स्वामी कैसे लड़ता है। संपूर्ण युद्धभूमि पर लाल बर्फ की संरचनाएं उभर आईं। प्रत्येक बर्फीली भाला सटीकता से रखा गया था, जिससे हमलावरों को बचने का कोई रास्ता न मिला। पहला सूर्य प्रभावित प्राणी झुककर बोला, महान स्वामी, हम आपकी सेवा में हैं। इसके शब्द बीच में ही कट गए जब इसकी छाती में एक बर्फीला भाला धंस गया। बाकी सभी युद्धरत राक्षस भी एक एक कर बर्फ में जकड़ते चले गए। मैंने देखा, स्काईबाउंड केवल उन्हें मार नहीं रहा था, बल्कि उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। यह ऊर्जा लाल धुंध के रूप में उसके अंदर समा रही थी। जब अंतिम सूर्य प्रभावित गिर पड़ा, गांव के लोग असमंजस में हमें देख रहे थे, डर, राहत और अविश्वास के मिश्रण के साथ। चलो, स्काईबाउंड ने कहा। अब अकादमी के लिए प्रस्थान करने का समय है। टॉमस, रुको। माया भीड़ को चीरते हुए आगे आई। तुम उसके साथ नहीं जा सकते। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसमें अनगिनत बार मरने वाली वही लड़की थी। मुझे खुशी है कि इस बार मैं सबको बचा सका, मैंने धीरे से कहा, बिना यह बताए कि स्काईबाउंड के अनुसार एक दिन मुझे सभी की कुर्बानी देनी होगी। भीड़ में मैंने टॉमस के पिता को आगे बढ़ते देखा। मेरी सांस अटक गई। मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। माया, मैंने जल्दी से कहा, मेरे माता पिता से कहना मुझे खेद है और अपना ध्यान रखना। लेकिन टॉमस, मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। सबसे अच्छा यही होगा, स्काईबाउंड ने ठंडी आवाज में कहा। वे तुम्हें भूल जाएंगे। और जब तुम वापस लौटोगे, तब उनकी याददाश्त का कोई महत्व नहीं रहेगा। गांव पीछे छूट गया और हम उन रक्तरंजित पहाड़ों की ओर बढ़ चले, जहां लाल सूर्य की रोशनी हमें अज्ञात नियति की ओर बुला रही थी। अध्याय 47, प्रतिध्वनि। पहाड़ी मार्ग अनंत रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, हर मोड़ पर एक और खड़ी चढ़ाई प्रकट होती थी। मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यह नश्वर शरीर चढ़ाई में कठिनाई महसूस नहीं कर रहा, लेकिन जलते हुए पैरों और दर्दभरी सांसों ने गरिमा बनाए रखना कठिन कर दिया। गांव छोड़ने के बाद से ही एक सवाल मेरे मन को कचोट रहा था। जब मुझे लगा कि मेरी सांसें बातचीत करने लायक स्थिर हो गई हैं, तो आखिरकार मैंने पूछा, तुमने सूर्यस्पर्शित, सनटच्ड को क्यों मारा? मैंने सोचा था कि वे भी लाल सूर्य की सेवा करते हैं। मेरे बगल में तैर रहे स्काईबाउंड ने, जो शारीरिक परिश्रम जैसे किसी भी विचार से अछूता प्रतीत होता था, हल्की हंसी छोड़ी। 7वां समूह। वे केवल नश्वर हैं जो महानता का दिखावा कर रहे हैं। हाँ, वे हमारी पूजा करते हैं, लेकिन वे मात्र मोहरे भर हैं। उसने मेरी ओर देखा और उसके वस्त्रों पर बर्फीले पैटर्न हिलने लगे। आमतौर पर हमें बड़ी संख्या में लोगों की हत्या के लिए ऑर्डर से अनुमति लेनी पड़ती है। गांव में जो मैंने करने की कोशिश की, वह तकनीकी रूप से हमारे नियमों के विरुद्ध था। यही कारण था कि मुझे यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी जीवित न बचे। 7वें समूह की मौतें महज एक संयोगी सिरा थीं। जिस सहजता से वह नरसंहार के बारे में बात कर रहा था, उसने मुझे उन कुछ साधकों की याद दिला दी जिन्होंने नश्वर जीवन को महत्वहीन समझा था, बस धूल के कण, जिन्हें नोटिस करने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने ऐसा दृष्टिकोण कई बार एज़्योपीक संप्रदाय में देखा था, लेकिन इतनी चरम सीमा पर नहीं। उसने धीरे से कहा, मुझे विश्वास है कि तुम इस मामले पर विवेक बनाए रखने के महत्व को समझते हो। मैंने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल। मैं कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहता। अच्छा, उसके वस्त्रों के बर्फीले पैटर्न शांत हो गए। तुम्हारे पास और भी सवाल थे? ऑर्डर, मैंने कहा, इस विषय परिवर्तन का स्वागत करते हुए। असल में यह क्या है?
ऑर्डर ऑफ द लास्ट लाइट, उसने उत्तर दिया और उसके स्वर में गर्व झलक रहा था। हम, जिन्हें लाल सूर्य की शक्ति का आशीर्वाद मिला है। जब हमारे आकाश में जुड़वा सूर्य पहली बार प्रकट हुए, तो अधिकांश लोग लाल सूर्य के प्रकाश से भाग गए, उसके पागलपन से डरकर। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसकी सच्ची प्रकृति देखी, यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान था। उन्होंने इसे रूनिक अंकनों के माध्यम से नियंत्रित करना सीखा और स्वयं को नश्वरता से परे कुछ में बदल दिया। मैंने उसके स्वर में भक्ति भाव को अनदेखा करने की कोशिश की। यह बिल्कुल वैसा ही प्रचार लग रहा था जैसा किसी को दीक्षा दिलाने के लिए बताया जाता है, जिससे वे अपने क्रिस्टलीय राक्षसों में बदलने की सच्चाई को नजरअंदाज कर सकें। ऑर्डर उन्हीं पहले प्रबुद्धों से जन्मा, उसने उत्साह से कहा। उसके वस्त्रों के बर्फीले पैटर्न और भी अधिक जीवंत हो गए। उन्होंने हमारे तैरते हुए दुर्गों का निर्माण किया ताकि वे लाल सूर्य के प्रकाश के अधिक समीप रह सकें और नीचे के अज्ञानी जनसमूह से दूर हो सकें, जो अभी भी इसकी चमक से डरते हैं। हम अंतिम प्रकाश के चुने हुए हैं, वह अंतिम ज्योति जो इस संसार को बदल देगी। मैंने उसकी बातें सुनी और उसके आगे की व्याख्या को ध्यानपूर्वक समझा। वे इसे साधना, कल्टिवेशन नहीं कहते थे, इसके बजाय वे इसे प्रतिध्वनि, रेजोनेंस कहते थे। प्रत्येक स्तर लाल सूर्य की शक्ति के प्रति गहरे सामंजस्य को दर्शाता था, जो रूनिक चिन्हों की प्राप्ति के रूप में चिह्नित होता था। पहले 3 स्तर मूल नियंत्रण पर केंद्रित होते हैं, उसने समझाया। पहला स्तर मौलिक रूनिक अंकन स्थापित करता है। दूसरा स्तर उस संबंध को मजबूत करता है जिससे मौलिक तत्वों का सामंजस्य किया जा सके। तीसरा स्तर वह होता है जहां अधिकांश दीक्षार्थी वास्तव में गहरी रहस्यमयताओं को समझने लगते हैं। मैंने उसके वस्त्रों की ओर देखा, उन रूनिक चिन्हों को खोजते हुए जिनका उसने जिक्र किया था। मुझे तुम पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहे। तभी उसने अपना हुड हटाया। मैं लगभग ठोकर खा बैठा। स्काई बाउंड एक युवती थी जिसकी सुंदरता अलौकिक थी, चंद्रमा जैसी फीकी चमकती त्वचा, ऐसी विशेषताएं जो मूर्तिकारों को रुला सकती थीं, और उसकी आंखों में वही गहरी लाल ज्वाला थी जो मैंने ऊपर जलते सूर्य में देखी थी। उसके माथे पर एक जटिल रूनिक पैटर्न था जो जीवित हिमकण की तरह हिलता प्रतीत हो रहा था, एक साथ कोमल और भयावह। यह मेरा मौलिक रूनिक चिन्ह, फंडामेंटल रून, है, उसने नरम स्वर में कहा। उसने अपने हाथ उठाए जिन पर बर्फ से बने जटिल चिन्ह उकेरे गए थे। और ये मेरे मौलिक चिन्ह हैं जिनके माध्यम से मैं अपनी बर्फ तकनीकों को नियंत्रित करती हूं। उसने मेरी ओर जिज्ञासा से देखा। तुमने अब तक मौलिक रूनिक चिन्ह भी अंकित नहीं किया है। तकनीकी रूप से तुम अभी रैंक 1 पर भी नहीं हो। उसका सिर थोड़ा झुका। यह अत्यंत दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति लाल सूर्य की शक्ति को बिना किसी रूनिक स्थिरीकरण के उपयोग कर सके। पागलपन का खतरा। वह रुकी, मानो यह देखने के लिए कि मैं किसी भी क्षण विक्षिप्त हो जाऊंगा। वरिष्ठों को निश्चित रूप से तुम्हारी व्यक्तिगत जांच करनी होगी, उसने सोचा समझा स्वर जोड़ा। यह सुनकर मेरी रुचि बढ़ गई। एज़ियोपीक संप्रदाय में वरिष्ठों ने कभी मेरी प्रगति में रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन यहां, अगर मैं उनके ध्यान में आया, तो यह मेरे लिए एक अवसर हो सकता था। जब तक मेरी आत्मा सुरक्षित है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने सोचा। अगर यह शरीर नष्ट भी हुआ, तो मैं अपनी मूल दुनिया में लौट जाऊंगा। असली खतरा आत्मा की क्षति ही हो सकता है। अब, उसने एक चांदी की कलम निकाली, जिसके सिरे पर लाल चमक थी। अपनी कमीज उतारो। मैंने झिझक के साथ उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराई। यह एक अस्थायी रूनिक चिन्ह है जिससे तुम उड़ सकोगे। अन्यथा तुम्हें हजारों सीढ़ियां चढ़नी होंगी। मैंने सिर हिलाया। उड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही उसने मेरा चिन्ह पूरा किया, मेरा शरीर अचानक हल्का हो गया। मैं हवा में तैरने लगा। अब, उसने कहा, वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। तैयार रहो। मैंने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो, मुझे यहां सीखना था, ताकत हासिल करनी थी और जीवित रहना था। अध्याय 48, पारमार्थिकता। जैसे ही हम क्रिस्टलाइन डॉक पर पहुंचे, मुझे अकादमी की पहली सही झलक मिली। हवा में तैरता यह दुर्ग करीब से और भी असंभव सा प्रतीत हो रहा था। बर्फ और क्रिस्टल से बने विशाल ढांचे, जो एक दूसरे से प्रकाश के पुलों के माध्यम से जुड़े थे।
लाल सूर्य की किरणें इन सतहों से टकराकर गहरे लाल प्रतिबिंब उत्पन्न कर रही थीं, जिससे पूरा परिसर ऐसा लग रहा था मानो यह रक्तस्राव कर रहा हो। प्रभावित हुए, वायरा ने मेरी अभिव्यक्ति को देखकर पूछा, यह? मैंने ऐसा कुछ अपेक्षित नहीं किया था, मैंने स्वीकार किया। यहाँ की वास्तुकला भौतिकी के सभी ज्ञात नियमों को चुनौती दे रही थी, यहाँ तक कि एक साधना की दुनिया के मानकों से भी परे। संस्थापकों ने इसे लाल सूर्य की शक्ति के करीब लाने के लिए बनाया था, उसने समझाया, हमें मुख्य द्वार की ओर ले जाते हुए एक विशाल क्रिस्टलीय बर्फ का मेहराब, जिस पर असंख्य रहस्यमयी लिपियां खुदी हुई थीं। हालांकि मुझे संदेह है कि उन्होंने नीचे रहने वाली जनता को अपनी पारमार्थिकता की याद दिलाने के लिए भी ऐसा किया होगा। जैसे ही हम द्वार के करीब पहुंचे, मैंने देखा कि इसके दोनों ओर दो वस्त्रधारी आकृतियां तैर रही थीं, उनके हुड उनके चेहरे छिपाए हुए थे। वायरा, उनमें से एक ने पुकारा, उसकी आवाज में वही अभिजात्य स्वर था, जिसे मैं अब ऑर्डर से जोड़कर देखने लगा था। यह अप्रत्याशित है। तुम्हारी गश्त को लौटने में अभी एक सप्ताह बाकी था। और तुम एक अजनबी के साथ वापस आई हो? परिस्थितियां बदल गईं, भाई चेन, उसने सहजता से उत्तर दिया। हमें एक स्वाभाविक जागृति प्राप्त हुई है। दोनों रक्षकों की मुद्राएं एक पल को स्थिर हो गईं। फिर दूसरे ने एक तीखी, अविश्वास भरी हंसी हंसी। एक स्वाभाविक? यहां इसके होने की संभावना तो। स्वयं देख लो, वायरा ने बीच में ही रोकते हुए मेरी ओर संकेत किया। रक्षक धीरे धीरे पास आए, उनकी पोशाकों पर बनी लिपियां हल्की हल्की झिलमिलाने लगीं। मैंने एक हल्की शक्ति को अपने मूल पर स्पर्श करते हुए महसूस किया, जैसे वे मेरे भीतर की अनुगूंज को जांच रहे हों। अंतिम प्रकाश की शपथ, पहले रक्षक ने फुसफुसाया। यह सत्य है। कोई लिपि नहीं, फिर भी शक्ति इसमें प्रवाहित हो रही है। रोमांचक, दूसरे ने सहमति जताई। हालांकि यह कच्चा है। इसकी अनुगूंज मुश्किल से स्थिर बनी हुई है। मैंने हल्का असंतोष महसूस किया, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ बनाए रखी। उन्हें मुझे कम आंकने दो, इससे चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। बुजुर्ग इसे तुरंत देखना चाहेंगे, पहले रक्षक ने निर्णय लिया, हमें रास्ता देते हुए। तुम अंदर जा सकते हो। पहला नियम, वायरा ने प्रवेश करते ही कहा, बिना अनुमति के उड़ान भरना वर्जित है। मैंने तुम्हें जो अस्थायी लिपि दी है, वह केवल नए आगंतुकों के लिए एक शिष्टाचार है। आज के बाद, प्रशिक्षण मैदान के बाहर बिना अनुमति उड़ान भरने पर तत्काल सुधार किया जाएगा। उसने जिस तरह सुधार कहा, उससे मुझे लगा कि यह केवल एक चेतावनी भर नहीं होगी। समझ गया, वरिष्ठ बहन। दूसरा नियम, सभी को उनके उचित शीर्षक से संबोधित करो। नवदीक्षित भाई या बहन कहलाते हैं। उच्च रैंक वाले वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ बहन शिक्षक, मास्टर कहलाते हैं। बुजुर्गों को वंदनीय कहा जाता है, उसने मुझे घूरा। शिष्टाचार में की गई गलती को यहां गंभीरता से दंडित किया जाता है। हत्यारों की एक अकादमी के लिए तुम्हारे यहां काफी नियम कायदे हैं, मैंने टिप्पणी की। वायरा की हंसी बर्फ के टूटने जैसी थी। क्योंकि नवदीक्षित अक्सर नियंत्रण खो देते हैं, इसलिए यहां पूर्ण अनुशासन बनाए रखा जाता है। यहां जीवन के हर पहलू को नियंत्रित किया जाता है, यहां तक कि ध्यान के दौरान तुम्हें कब सांस लेनी है, यह भी। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह तो किसी भी अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से भी बदतर था। कम से कम कैदियों को थोड़ी आज़ादी तो मिलती थी, पर यहां सब कुछ नियंत्रित था। अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्या होता है, मैंने पूछा, हालांकि अब तक मुझे अंदाजा हो गया था कि इसका उत्तर मुझे शायद पसंद नहीं आएगा। छोटी गलतियों के लिए शारीरिक दंड दिया जाता है। उसके चेहरे की बर्फीली लिपियां हल्की सी सिहर उठीं, जैसे उसे मनोरंजन हो रहा हो। बड़ी गलतियों के लिए। उसने दूर स्थित एक क्रिस्टलीय मीनार की ओर इशारा किया, जो किसी बीमार उजाले में चमक रही थी। हमारी विफलताओं के उद्यान को तो तुम देख ही चुके हो। उनमें से कुछ कभी बहुत होनहार नवदीक्षित हुआ करते थे, इससे पहले कि उन्हें लगा कि नियम उन पर लागू नहीं होते। उसके लापरवाह अंदाज में लोगों को क्रिस्टलीय सजावट में बदलने की बात करना मेरे रोंगटे खड़े कर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा था कि मैं भाग निकला हूं, यहां से कौन भागने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अन्य फंसे हुए लोगों के विपरीत, मेरे पास एक विकल्प था।
मैं अपने भीतर साधना जगत के लिए उस परिचित खिंचाव को महसूस कर सकता था, एक द्वार जिसे मैं कभी भी पार कर सकता था। अगर सब कुछ गलत भी हो गया, अगर मैंने उनकी विफलताओं के उद्यान में जगह भी बना ली, तो भी मेरी आत्मा बस वापस वही परिवार की संपत्ति में मेरे असली शरीर में लौट आएगी। एक जेल जिसे लाल सूर्य की शक्ति से छुए गए लोगों को बंद रखने के लिए बनाया गया था, वहां मैं ही शायद अकेला व्यक्ति था जो वास्तव में स्वतंत्र था। कुछ मजेदार लग रहा है, वायरा ने मेरी अभिव्यक्ति पर गौर करते हुए पूछा। बस राहों और नियति के बारे में सोच रहा था, मैंने सावधानी से उत्तर दिया। स्थिति कितनी विडंबनापूर्ण थी, वे सोच रहे थे कि उन्हें एक दिलचस्प कैदी मिला है, जबकि वास्तव में वे अपनी सभी गुप्त शिक्षाएं उस व्यक्ति को सौंप रहे थे जो कभी भी गायब हो सकता था। अब बस मुझे यहाँ की हर जानकारी इकट्ठा करनी थी और फिर यह तय करना था कि कब निकलना है। अगर आप और भी अध्यायों का अनुवाद चाहते हैं तो मुझे बताइए। अध्याय 49, एकांतवासी गूढ़ विशेषज्ञ। बाएं कोने में बैठे वृद्ध की लाल सूर्य ऊर्जा में हल्की लकड़ी की शक्ति मिश्रित थी। यह बहुत क्षीण थी, मुश्किल से महसूस होने योग्य, लेकिन किसी के लिए जो वर्ल्ड ट्री सूत्र का अभ्यास करता हो। यह मुझे एक प्रकाश स्तंभ की तरह बुला रही थी। यदि आप मुझे स्वीकार करें, मैंने लकड़ी के बुजुर्ग को झुककर प्रणाम करते हुए कहा, तो मैं आपसे सीखना चाहूंगा, श्रद्धेय। सभा कक्ष एकदम शांत हो गया। लकड़ी के बुजुर्ग की भौहें हल्की सी उठीं, यह उनके भावशून्य चेहरे पर पहली प्रतिक्रिया थी। दिलचस्प चुनाव, उन्होंने अंततः कहा। उनकी आवाज अन्य बुजुर्गों की तुलना में धीमी थी, लेकिन उसमें उतना ही अधिकार था। क्यों? मैंने शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक किया। मैं आपकी ऊर्जा से एक जुड़ाव महसूस करता हूं, श्रद्धेय। ऐसा लगता है मानो यह मेरे भीतर किसी चीज के साथ गूंज रही हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे गहरी नजरों से परखते हुए। बहुत अच्छा। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। व्यर्थ, अग्नि बुजुर्ग ने बुदबुदाया, लेकिन उन्होंने कोई खुली आपत्ति नहीं की। तो यह तय हुआ, हिम बुजुर्ग ने घोषणा की। वह बुजुर्ग मोलरिक के अंतर्गत अध्ययन करेगा। सुनिश्चित करें कि उचित दस्तावेज दाखिल किए जाए। आओ, बुजुर्ग मोलरिक ने कहा, अपने स्थान से उठते हुए। वह एक लंबे और दुबले व्यक्ति थे, जिनके वस्त्रों पर छाल जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है। जब हम सभा कक्ष से बाहर निकले, तो मैंने वायरा की स्वीकृति भरी मुस्कान देखी। उसने देखा था कि मैंने छापामारी के दौरान बेल को कैसे नियंत्रित किया था, उसके लिए मेरा बुजुर्ग मोलरिक को चुनना पूरी तरह तर्कसंगत था। एक उचित निर्णय, वह बुदबुदाई। मैं सोच रही थी कि क्या तुम किसी अधिक चमकदार तत्व की ओर आकर्षित होगे। बहुत से नवदीक्षित यह भूल जाते हैं कि वास्तविक शक्ति नए तकनीकों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि जो तुम पहले से जानते हो, उसमें निपुण होने में है। परिवर्तन का मार्ग। बुजुर्ग मोलरिक ने मुझे संकरे होते जा रहे गलियारों से आगे बढ़ाया, जो किसी विशाल क्रिस्टलीय वृक्ष की शाखाओं की तरह फैल रहे थे। रास्ते में हमें देख बाकी प्रशिक्षु दीवारों से लगकर झुक गए, उनका भय स्पष्ट था। तुम उस लकड़ी ऊर्जा के बारे में सोच रहे हो जिसे तुमने महसूस किया था, उन्होंने अचानक कहा, बिना पीछे देखे। मैं लगभग ठिठक गया। हाँ, श्रद्धेय। बहुत कम लोग इसे महसूस कर पाते हैं, और उससे भी कम लोग इसके महत्व को समझते हैं। हम एक छोटी बालकनी पर पहुंचे, जहां से नीचे फैले घने जंगलों का दृश्य दिख रहा था। लाल सूर्य की शक्ति हर चीज को बदल देती है। कुछ परिवर्तन स्पष्ट होते हैं, जैसे सूर्य स्पर्शित प्रजातियां। पर कुछ परिवर्तन अधिक सूक्ष्म होते हैं। उन्होंने दूर जंगलों की ओर इशारा किया। वहां कुछ पेड़ क्रिस्टल जैसे दिख रहे थे, उनकी पत्तियां लाल सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं। मैं इन परिवर्तनों का अध्ययन करता हूं, उन्होंने कहा। कैसे जीवन लाल सूर्य की ऊर्जा के अनुसार ढलता है। यही कारण है कि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। जीवन ऊर्जा से तुम्हारे जुड़ाव के कारण? हाँ, उन्होंने मेरी ओर गंभीर दृष्टि से देखा। हालांकि मुझे संदेह है कि तुम्हारी कहानी में और भी कुछ है। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। वायरा ने चेतावनी दी थी कि बुजुर्गों से झूठ बोलना बुद्धिमानी नहीं होगी। बहुत कुछ है जिसे मैं स्वयं भी नहीं समझता, श्रद्धेय।
उन्होंने गहरी नजरों से परखा। फिर उन्होंने अपने वस्त्रों से एक लाल क्रिस्टल जैसा बीज निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इसे महसूस करो। मैंने बीज की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। यह जीवित है, लेकिन सामान्य जीवन की तरह नहीं। इसकी ऊर्जा विकृत है, जैसे कि क्या? जैसे यह दो अवस्थाओं के बीच अटका हुआ है, मैंने धीरे धीरे कहा। ना पूरी तरह क्रिस्टल, ना पूरी तरह पौधा। यह अनुकूलित हो रहा है। बहुत अच्छा, बुजुर्ग मोलरिक ने प्रशंसा में सिर हिलाया। लाल सूर्य की शक्ति परिवर्तन को बाध्य करती है। अधिकतर लोग इसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। मैं इसे मार्गदर्शित करता हूं। उन्होंने अपनी हथेली में बीज को दबाया और वह कुछ ही क्षणों में नन्हे से क्रिस्टलीय वृक्ष में बदल गया। उसकी शाखाएं अदृश्य हवा में लहराने लगीं। सुंदर, मैंने कहा, वास्तव में प्रभावित होकर। सौंदर्य तो केवल एक परिणाम है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। जो मायने रखता है वह समझ है। जो वास्तव में इसे समझते हैं, वे असंभव को संभव बनाते हैं। रहस्यमय गुरु। समाज संपर्क स्थापित। संबंध स्तर रहस्यमय गुरु। विश्वास स्तर 5%। प्रारूप एकांतवासी गूढ़ विशेषज्ञ। नोट: यह व्यक्ति मुख्यधारा के तरीकों से अलग होकर अनुसंधान करता है, संभवतः निषिद्ध शोधों में संलग्न है। सुझाया गया दृष्टिकोण सतर्क सम्मान के साथ उनकी सिद्धांतों में रुचि दिखाना। मैंने हल्की मुस्कान दबाई। एज्योर का आकलन गलत नहीं था। बुजुर्ग मोलरिक सच में उन असामान्य उस्तादों में से थे जो किसी गूढ़ लेकिन विवादास्पद दाव का अनुसरण करते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा, मैंने सोचा, कि वे क्रांतिकारी साबित होते हैं या किसी निषिद्ध ज्ञान के पीछे भागते हुए आत्मविनाश कर बैठते हैं। यह तो उनके कहानी चाप के 3रे अध्याय में ही तय होगा, स्वामी। एज्योर ने चुटकी ली। दीक्षा और पहला दिन। अगले कुछ घंटे कागजी कार्यवाही में बीत गए। नए वस्त्र, एक कमरा और ढेरों रूनिक अनुकूलन से संबंधित दस्तावेज। यह कंगन तुम्हारे रेजोनेंस को स्थिर रखेंगे, एक वरिष्ठ शिष्य ने कहा। इन्हें हमेशा पहने रहना। मैंने उन्हें पहन लिया और तुरंत महसूस किया कि लाल सूर्य की ऊर्जा का दबाव कम हो गया था। और ये, उसने मेरी ओर पुस्तकों का एक बड़ा ढेर सरकाया, तुम्हारी प्रारंभिक अध्ययन सामग्री है। बुजुर्ग मोलरिक को उम्मीद है कि तुम कल सुबह तक अनुनाद सिद्धांत से परिचित हो जाओगे। कल तक? स्वागत है अकादमी में, नवदीक्षित। यहां नींद एक विलासिता है जो अब तुम्हारे लिए नहीं रही। रात के ध्यान सत्र में मैं एक क्रिस्टलीय मंच पर बैठा, जहां की ऊर्जा मेरे स्तर के लिए अनुकूल थी। अनुनाद के माध्यम से हम पार होते हैं, हजारों आवाजों ने एक साथ गूंजते हुए कहा। यह निश्चित रूप से एक पंथ जैसा लग रहा था, लेकिन शक्ति वास्तविक थी और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगर थोड़ी सी नाटकीयता से मुझे शक्ति मिलती है, मैंने सोचा, तो यह कीमत मैं खुशी खुशी चुकाऊंगा। अध्याय 50। उत्पत्ति बीज बनाम अहंकारी सूर्य। मैं क्रिस्टलीय मंच पर बैठ गया, उसकी हल्की थरथराहट को महसूस करते हुए, जो कि लाल सूर्य की शक्ति को प्रसारित करने के मेरे कच्चे प्रयास के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। अन्य शिष्यों के विपरीत, जो अपनी उन्नत प्रतिध्वनि तकनीकों का उपयोग कर रहे थे, मैं बस ऊर्जा एकत्र कर रहा था, जैसे कोई शुरुआती क्यूई साधक करता है। यह कोई सुंदर तरीका नहीं था, लेकिन जब तक मैं अपने नए गुरु से उचित विधियां नहीं सीख लेता, तब तक इसे ही अपनाना था। तुम्हारी विधि अपरंपरागत है, सीनियर बहन, जिसने मुझे यहां लाया था, हल्की त्योरी चढ़ाते हुए बोली। लेकिन यह तो स्वाभाविक रूप से जन्मे व्यक्ति से अपेक्षित ही है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सीनियर बहन, मैंने विनम्रता से उत्तर दिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। मंच की ऊर्जा तुरंत मुझ में प्रवाहित होने लगी। मैंने अपना ध्यान अपने आंतरिक संसार पर केंद्रित किया। इस संसार में आने के बाद से उत्पत्ति बीज ने लाल सूर्य के कोर को बाहर फेंक दिया था और इसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने दिया था। यह एक असामान्य दृश्य था, जिसे देखना मुझे अभी भी अजीब लगता था। वह क्रिम्सन गोला कोने में एक डरे हुए पालतू जानवर की तरह दुबका हुआ था, जो कभी कभी अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी की ओर घबराई हुई निगाहें डाल रहा था।
तुम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि यह ऐसा क्यों कर रहा है? अज्योर ने पूछा। हाँ, यह निश्चित रूप से नई बात है, मैंने मन ही मन उत्तर दिया। उत्पत्ति बीज आमतौर पर सब कुछ अवशोषित कर लेता है। शायद यह इस संसार में एक अलग लाल सूर्यकोर बनाए रखने के लाभ देख रहा है, अज्योर ने सुझाव दिया। या फिर यह बस खुद का मनोरंजन कर रहा है। मैंने सिर झटका और ऊर्जा के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया। लाल सूर्य ने तुरंत इसे निगलना शुरू कर दिया और इसका आकार बढ़ने लगा। उसकी लाल चमक हर क्षण तेज होती जा रही थी। काफी लालची है, अज्योर ने सूखी हंसी के साथ कहा। हालांकि इसकी ऊर्जा प्रसंस्करण दक्षता उत्पत्ति बीज की तुलना में अत्यधिक कच्ची है। वह गलत नहीं था। हालांकि छोटा सूर्य बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, लेकिन इसका अधिकांश भाग बेकार में बिखर रहा था। केवल एक छोटा हिस्सा ही वास्तव में मेरे लाल कोर को मजबूत करने में योगदान दे रहा था। फिर भी मंच से मिलने वाली अपार शक्ति के कारण यह अक्षम विधि भी पर्याप्त परिणाम दे रही थी। जैसे ही मैंने देखा, छोटे सूर्य के व्यवहार में बदलाव आया। उसकी हलचल अधिक स्पष्ट हो गई, जैसे वह किसी दंभ में आ गया हो। यह आकार में लगभग दोगुना हो गया था और उसमें एक प्रकार का अहंकार झलकने लगा था। ओह, अज्योर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे छोटे सूर्य ने अपने बारे में कुछ गलतफहमियां पाल ली है। छोटे सूर्य ने, जो अब ऊर्जा से भरा हुआ था, उत्पत्ति बीज की ओर चुनौतीपूर्ण तरंगे भेजी। यह दृश्य किसी नए प्रशिक्षु के उस बुजुर्ग को अपनी शक्ति दिखाने जैसा था, जो उसकी वास्तविक क्षमता से बहुत आगे था। उत्पत्ति बीज की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से शांत थी। यह अपनी ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया में लगा रहा, जैसे किसी पहाड़ को चींटी की परवाह ही न हो। यह अस्वीकृति छोटे सूर्य को चिढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। वह अचानक भड़क उठा और उत्पत्ति बीज की ओर दौड़ पड़ा, मानो आत्मिक क्रोध में हो। यह रोचक होने वाला है, अज्योर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। परिणाम पूर्वानुमानित था। उत्पत्ति बीज ने छोटे सूर्य को बिना किसी प्रयास के निगल लिया। फिर, जैसे उपेक्षा जताने के लिए, उसने उसे वापस उगल दिया। अब छोटा सूर्य, अपनी शक्ति खो चुका, फीका और छोटा होकर वापस अपने कोने में सिमट गया। तो अब श्रेणी स्पष्ट हो चुकी है, अज्योर ने टिप्पणी की। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उत्पत्ति बीज ने लाल सूर्य की सारी अवशोषित ऊर्जा को बदलकर किसी और रूप में परिवर्तित कर दिया था। मैंने परिवर्तित ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते देखा। तुम्हारी आंतरिक दुनिया इसे अभी संभाल सकती है, अज्योर ने समझाया, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था है। जब तुम अपनी मौलिक रून, फाउंडेशनल रून, बनाओगे, तो यह ऊर्जा को अधिक प्रभावी तरीके से संग्रहित कर सकेगा। मैंने सिर हिलाया। यह तर्कसंगत था। लेकिन फिलहाल यही तरीका अपनाना था। अब मैं ऊंचे मंच पर जा सकता हूं, मैंने सोचा। सही कहा, अज्योर ने उत्तर दिया। लेकिन इससे ध्यान आकर्षित होगा। मैंने मंचों की ओर देखा और निर्णय ले लिया। अगर वे मुझे लक्ष्य बनाने ही वाले हैं, तो मुझे इतना शक्तिशाली बनना होगा कि मैं इसका सामना कर सकूं। मैं खड़ा हुआ और सबसे ऊंचे मंच की ओर बढ़ा। आसपास के शिष्यों के बीच फुसफुसाहट बढ़ने लगी। क्या वह पागल हो गया है? वहां केवल शिखर रैंक 1 के साधक जा सकते हैं। उसका कोर जल जाएगा। मैंने उनकी बातों को अनदेखा किया और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही मैंने ऊपरी मंच पर ध्यान मुद्रा ग्रहण की, मैंने तुरंत ऊर्जा में अंतर महसूस किया। यहां लाल सूर्य की शक्ति अत्यधिक केंद्रित थी। ऊर्जा घनत्व तुम्हारी पिछली स्थिति से कम 8 गुना अधिक है, अज्योर ने विश्लेषण किया। छोटे सूर्य ने ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। इस बार अहंकार मत पालना, मैंने मन ही मन सोचा। परिणाम वही हुआ। छोटे सूर्य ने फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की और उत्पत्ति बीज द्वारा फिर से पराजित कर दिया गया। चारों ओर से चर्चाएं होने लगीं। वह बिना किसी उचित प्रतिध्वनि तकनीक के ऐसा कर रहा है। मैंने सुना है कि उसे एल्डर मोल्रिक ने सीधा शिष्य बना लिया है। सीनियर बहन मेरे पास आई और बोली, यह प्रभावशाली है और चिंताजनक भी। मैंने झूठी गंभीरता से उत्तर दिया, क्रिम्सन प्रकाश सभी मार्गों को प्रकाशित करता है। वह चौंक गई और सोच में पड़ गई।
यह सच में काम कर गया? मैंने अजोर से पूछा। कभी कभी, उसने उत्तर दिया, सबसे प्रभावी बकवास वही होती है जिसे लोग खुद ही गहरा अर्थ दे दें। हम ध्यान कक्ष से बाहर निकले। मेरी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अगर आप और अनुवाद या संपादन चाहते हैं तो मुझे बताइए।